थैंक यू सुषमा मैम। सबसे पहले मैं महाविद्यालय के सचिव श्री मनमोहन चावला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी छत्र छाया में ये महाविद्यालय इतना निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उसके पश्चात महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मोहिनी तिवारी जी, जिनके निरंतर निर्देशन और उनकी प्रेरणा से विद्यालय अनुशासन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बराबर आगे बढ़ रहा है। मैं महाविद्यालय के प्रबंधक श्री रविकांत चावला जी से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं वो महाविद्यालय को उत्तर भारत में एक अग्रणी जो संस्थान के रूप में स्थापित करने में उन्हीं का योगदान है। तो उसके अतिरिक्त सभी जो शिक्षकगण हैं उन सभी का अभिनंदन मैं करती हूँ। और मेरे साथ जो दो वक्ता अति विद्वान जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका अभी हमने अमित सर को सुना, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर दी है, और जो मिस्टर संजीव सर जो हैं वो अभी आपको और भी ज़्यादा जानकारी इस विषय पर देंगे। मैं धन्यवाद करूंगी डॉक्टर योजना मिश्रा का, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया अभी कि आपको जूनियर और प्राइमरी एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 उसके ऊपर यहाँ पर महाविद्यालय में बोलना है। तो मैं शुरुआत जो करूँगी, पहले हम लोग यही करते हैं, आप शायद बीएड के स्टूडेंट्स होंगे, बीटीसी के, आप लोग जो प्लानिंग करते हैं, लेसन प्लानिंग, वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के साथ करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो उससे हम ये पता करते हैं कि हमारे बच्चों को पता कितना है ना, उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है। तो मुझे ज़रा ये बताइए आप लोग कि जो हमारी 1986 वाली पॉलिसी थी उसके कुछ मेन पॉइंट्स बता सकता है कोई बच्चा मुझे? कोई भी स्टूडेंट? बेसिकली क्या बेस था उसका, कोई मुझे बता सकता है 1986 पॉलिसी का? चलिए कोई बात नहीं। बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और गर्ल्स एजुकेशन जो थी हमारी बालिका शिक्षा, ये मेन फोकस था हमारी 1986 पॉलिसी जो थी मिस्टर राजीव गांधी जी के टाइम जो लागू हुई थी। उससे पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम जो 1968 वाली पॉलिसी थी, फर्स्ट पॉलिसी जो थी वो आई थी। फिर 92 में नरसिम्हा राव जी के टाइम पर कुछ अमेंडमेंट्स इन पॉलिसीज़ में हुए थे, और उसके बाद 34 साल का गैप, और फिर हमारे सामने आई है ये नई शिक्षा नीति 2020। कहते हैं कि अगर ठहरा हुआ पानी हो तो उसमें भी बदबू आने लगती है। तो ये शिक्षा नीति तो काफ़ी लंबा गैप हो गया, 34 साल का गैप काफ़ी बड़ा गैप हो गया। हम ही लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बड़ा गंदा है, बच्चों को सिर्फ रटने पर जोर दिलवाते हैं कि आप रटिए और एग्ज़ाम दे, आप एक रात पहले पढ़ के जाइए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें इस चीज़ की। अच्छा, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है? देखी है? कब आई थी वो? 2009 में। अगर उस हिसाब से भी हम अंदाज़ा लगाएं तो 11 साल पहले हमें ये पता था कि हमें चेंजेस करने हैं एजुकेशन पॉलिसी में, बट हम नहीं कर पाए और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ये जो आपके सामने जो इस समय गवर्नमेंट है, इसने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था कि हम एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करेंगे। तो इन्होंने 2015 में TSR सुब्रमण्यम जो थे उनके अंडर में एक कमेटी बनाई, 5 मेंबर कमेटी थी वो, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस अपने 2015 में दिए थे, 2015 में। लेकिन वो जो रिकमेंडेशन थे वो एक्सेप्ट नहीं हो पाए, वो शायद अप्रोप्रिएट नहीं थे हमारे आज के जो परिवेश है उसकी शिक्षा के अनुसार। तो वो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे जो इसरो हेड हैं ये के कस्तूरी रंजन जी, और वाइस चांसलर है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उनके अंडर में ये 9 मेंबर्स कमेटी बनी, और 31 मई 2020 में इन्होंने अपनी ये जो रिपोर्ट थी वो प्रेजेंट की, और उसको एक्सेप्ट किया गया 29 जुलाई 2020 में। अब हम शुरू करते हैं कि इसमें इन्होंने चेंजेस क्या क्या किए हैं, कहाँ से शुरुआत की है। आप लोगों के घर में, सभी के घर में छोटे बच्चे हैं, तो मुझे सबके घर में होते तो मुझे लगता है कि आप सबको अवेयर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि एजुकेशन पॉलिसी, आप लोगों को बेसिकली बच्चों को ये लगता है, स्टूडेंट्स को, कि अरे ये नेशनल लेवल की बात है, हमें इसमें इतना इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप वुड बी टीचर्स हैं, आप वुड बी पेरेंट्स हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी आएगी, इसका बहुत लंबा इफेक्ट हम लोग के जो आगे फ्यूचर होगा उस पर पड़ेगा। और ये जो पॉलिसी अब
लागू होगी वो 4 से 5 साल में इस पॉलिसी का प्रॉपर जो हम जो मैनेजमेंट अरेंजमेंट होगा जो वो हमें दिखने लगेगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, नो डाउट, क्योंकि इतने लंबे हमने टाइम के बाद चेंज किया है और चेंजेस ईजीली लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं होते हैं, तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगेगा। प्लस एक बहुत बड़ा इशू जो आ रहा है, क्योंकि मैं बेसिक एजुकेशन में हूँ तो मुझे पता है ये चीज़ें कि जो टीचर्स हैं वो एक्चुअली प्रिपेयर नहीं हैं। नए लोग हैं वो प्रिपेयर हैं, वो एडजस्ट कर पा रहे हैं, बट जो टीचर्स पुराने टीचर्स हैं उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। उनके लिए ये टेक्नोलॉजी, जैसे कोरोना का टाइम पर ये ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम चल गया है, वो नहीं एडजस्ट कर पा रहे, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। हमारे ही स्कूल में मैं देखती हूँ कि टीचर्स मेरे पास आकर कहते हैं कि मैम प्लीज़ ये बताइए कि इसको किस तरह से करना है। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि वो लोग जो 34-35 सालों से जॉब कर रहे हैं और उनको उस उम्र के उस पड़ाव पर जहाँ वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, अब सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो नो डाउट कि बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस भी आएंगी हमारे सामने, लेकिन जब हम 1 लाख लोगों के साथ महाकुंभ का विश्व रिकॉर्ड बना सकते हैं तो हम इस चुनौती को भी बड़े आसानी से पार कर जाएंगे। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। आपका जो पॉलिसी में चेंजेस क्या क्या है, इन्होंने किया है 5+3+3+4। तो सबसे पहले हम 5 वाला लेते हैं, स्टार्टिंग। तो अभी तक क्या होता था, जो हमारी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन थी वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आती थी, वो स्कूल के अंदर नहीं आती थी, उसको हम इनफॉर्मली लेते थे कि बच्चों को प्ले ग्रुप में डाल दिया और उसके बाद वो फर्स्ट में बच्चे को स्कूल में हम 6th ईयर का जब होता था तब उसको एडमिशन दे देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम 3 साल से बच्चे को एडमिशन देंगे स्कूल में। और क्योंकि ये राष्ट्रीय जो हमारी सरकार की तरफ से योजना है, सारी प्लानिंग है, तो हमारे सरकारी स्कूलों में ये आंगनवाड़ी की एक व्यवस्था होती है, तो उसमें इन प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए अरेंजमेंट और बेटर किए जाएंगे। तो उसमें सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, उनके पोषण को लेकर बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड किया जाएगा उस करिकुलम में। तो 5th जो स्टार्टिंग के 5th ईयर हैं उसमें आपका प्री नर्सरी हो जाएगा, नर्सरी हो जाएगा, केजी हो जाएगा, देन 1st और 2nd क्लास। ये आपकी फर्स्ट स्टेज रहेगी बच्चों की 3 से 8 साल तक, क्योंकि हमारी जो पहले वाली पॉलिसी थी वो था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हमें देनी है, और अब वो चेंज होकर हो गया कि 3 से 18 साल तक के बच्चों को हमें निःशुल्क शिक्षा देनी है। और इसमें एक बहुत बड़ा जो उन्होंने अपना मोटो रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, वो ये रखा हुआ है कि 2030 तक हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी हमारा जो सकल नामांकन अनुपात जो है वो 100% होगा। प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर, तो 100% हमारे यहाँ जो बच्चों के एडमिशन होने चाहिए वो 2030 तक उन्होंने टारगेट रखा है। इसके अलावा करीब 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं प्राइमरी एजुकेशन को, जो एजुकेशन से रिलेट ही नहीं है, छोड़ दिए किसी भी रीज़न से, तो उन बच्चों को वापस उस मेन जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इंक्लूड करना है, ये भी इनका टारगेट है। इसलिए इन्होंने ये जो आंगनवाड़ी वाला सिस्टम है और जो प्री स्कूलिंग वाला सिस्टम है उसको पूरा एक साथ किया हुआ है। तो जब इसमें ये फर्स्ट वाले जो 5 साल हैं उसके लिए करिकुलम अलग तय है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, पोषण है और उनका स्वास्थ्य है, तो हमें कई सारे डिपार्टमेंट मिलकर उसके लिए करिकुलम बनाएंगे। जैसे महिलाओं की हम बात करें तो महिलाएं और जो बाल विकास जो हमारा एक वो है मंत्रालय है, हमारा फैमिली एंड हेल्थ जो मिनिस्ट्री है, प्लस हमारा NCERT है और प्लस हमारा MHRD जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, ये सारे मिलकर उनके लिए करिकुलम पूरा तैयार करेंगे कि कैसे इन छोटे बच्चों को हम तैयार करें। और इस जो पॉलिसी है उसका बेस इन्होंने क्या रखा है कि अब हमें थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देनी है बच्चों को। आपने विदेशों में देखा है कि छोटे छोटे बच्चे कितने इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आगे बढ़ते हैं और बड़ी छोटी उम्र में वो लोग बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सेम चीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ की है कि हम छोटे बच्चों को जो माइंड होता है बिल्कुल रॉ होता है, वहाँ जितनी अच्छी चीज़ें हम उनके दिमाग में डाल सकते हैं, तो वो पूरी कोशिश है उनकी कि हम उन स्टार्टिंग जो 5 ईयर्स हैं वहाँ बच्चों को इन जो इंटरेक्टिव हमारे सेशंस होते हैं उनके थ्रू एजुकेशन दें। हम जो आपने देखा हो वैन में और रिक्शों में बच्चे बैग भर के अपने वजन से ज़्यादा के बैग उनके वजन के होते हैं उनको लेकर जाते हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा है कि हम उनको इस तरह की नॉलेज नहीं देंगे कि थियोरेटिकल नॉलेज देनी है, हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, हम उनको खेल खेल में सिखाएंगे, हम उनको उनके आसपास की चीज़ों के थ्रू वहाँ पर सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारा सेकेंड जो आएगा 1 2 हो गया, फिर 3 4 5 3 ईयर्स बीच वाले, वहाँ पर क्या करा है इन्होंने, मैथ्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ ऐसे सब्जेक्ट
जो जिसको हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जिन्होंने एक वर्ड दिया है, वो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को एनालिटिकल अप्रोच बढ़ानी है। उसमें आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, ब्लूम टैक्सोनॉमी बच्चों ने पढ़ी है, उसमें 6 स्टेप्स हैं, अगर आपको पता हो तो। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्यूएशन। तो जो हमारा प्री प्राइमरी वाला सेक्शन है, वहाँ पर हमारी जो नॉलेज है और कॉम्प्रिहेंशन है उस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। और 3rd to 5th वाले में एप्लीकेशन सारा चलेगा, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ एप्लीकेशन उन बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी NCERT एक अलग से उनका पाठ्यक्रम बना रही है, उनके लिए अलग पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। और आपको शायद पता हो कि ये 2022 एंड 23 में जाकर शायद हमारी पॉलिसी जो प्रॉपर वर्क में आएगी। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा आ जाता है 6th, 7th एंड 8th। ये एज ऐसी होती है जहाँ बच्चों में जो क्रिएटिविटी होती है, उनका जो टैलेंट होता है वो निकल कर आता है, वहाँ हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं कि उन्होंने उनके लिए प्रोजेक्ट का एक प्रपोजल रखा है कि उनके लिए प्रोजेक्ट्स कराए जाएं, उनको इंटर्नशिप कराई जाए। जो बच्चे अपने पास विशेष योग्यताएं रखते हैं, आपने देखा आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में, हम लोगों को नहीं इतना पता होता कि बैठे बैठे मोबाइल में सारी चीज़ें हमें करके दे देते हैं। तो इसका मतलब आजकल के बच्चों का दिमाग बहुत आगे है, और ये सारी चीज़ें जो हम अब अप्लाई कर रहे हैं, चाइना जैसे कंट्री में बहुत पहले से वहाँ चल रही हैं, और तभी आप देख रहे हैं कि वो कितना लीड कर रहा है वर्ल्ड में। समझ रहे हैं ना, वो सारा सिस्टम ही एजुकेशन पॉलिसी से शुरू हो रहा है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी अगर पहले इम्प्रूव हो चुकी होती तो हम बहुत ज़्यादा आगे होते। अब जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसका इन्होंने एम रखा है कि वैश्विक ज्ञान सिरमौर बनाना है हमें, भारत को विश्व में ज्ञान का अग्रणी हमें बनाना है। उसके लिए इन्होंने अब ये पॉलिसी जो है वो चेंज की है। तो 6 to 8 वाला टाइम है, उसमें बच्चों को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, उनके इंटर्नशिप के लिए, उनके जो स्किल्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए एजुकेशन पॉलिसी को वहाँ पर चेंज किया गया है। उनके लिए उसी तरह का करिकुलम होगा। समझ में आ रहा है? तो वो उसी हिसाब से जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो वहाँ से अपने स्किल्स को वहाँ डेवलप कर सकता है। आफ्टर दैट आता है आपका 9 to 12। 9 to 12 पहले क्या होता था हम लोगों के टाइम कि बोर्ड के एग्ज़ाम है, 10th के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, और अगर बोर्ड के एग्ज़ाम आपने अच्छे से कर लिए तो बड़ा अच्छा आपका फ्यूचर होगा। ये वहाँ वो हमारा एक क्राइटेरिया हो जाता कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम देने और इसके बाद आपकी लाइफ बड़ी अच्छी से हो जाएगी। बहुत प्रेशर, इतना प्रेशर होता था बच्चों के सामने 10th और 12th का कि बेचारे खाना पीना सब कुछ सबसे मिलना सब छोड़ देते कि जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम है हम किसी से नहीं मिलेंगे, हम TV नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे। उस प्रेशर को कम करने की इन्होंने कोशिश की है। सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई किया है, और उस सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा कि 1 साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा। प्लस इन्होंने जो एजुकेशन रखी है यहाँ पर 9 से 12th में, वो इन्होंने गोल ओरिएंटेड रखी है, स्किल डेवलपमेंट प्लस गोल ओरिएंटेड। यानी बच्चा यहीं से जो कुछ बनना चाहता है वो यहीं से शुरू कर सकता है। आप बहुत जल्दी एज पर ही अपना शुरू करते हैं। नॉर्मली हम ये होता है कि हम 10th पास करने के बाद हम स्ट्रीम अपनी चेंज करते हैं, फिर हमें पता है कि हमें साइंस में जाना है या उसमें जाना है। यहाँ वो हम 9th क्लास से शुरू कर लेंगे। आपको आपके जो गोल हैं वो पहले से ही क्लियर हो जाएंगे, वहाँ आपको पूरी हेल्प मिलेगी। और जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो सेमेस्टर वाइज हो जाएगा पूरा। आपके जिस तरह से एग्ज़ाम्स होते थे कि हम एक रात में पढ़कर एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई हो गए, पास हो गए, वो हमारा यहाँ पर सिस्टम नहीं रहेगा। यहाँ पर भी हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज को ही मेज़र किया जाएगा। और सर ने जो बताया था 360 वाला रिजल्ट वाला जो आपका, वो उसमें यही चीज़ है कि आपकी सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देखी जाएगी, आपके अंदर और कौन कौन से स्किल्स हैं। आप गेम्स में अच्छे हैं, आप किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में अच्छे हैं, आप किसी और फील्ड में, जिसमें पहले ये होता था कि अगर साइंस का स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स लेगा, अब वो सिस्टम नहीं होगा। अब मैथ्स के साथ आप म्यूज़िक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज प्लस आपके स्किल्स, उन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके ही आपका रिजल्ट जो है वो ओवरऑल निकाला जाएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंसेस जो हैं वो नई पॉलिसी में है। इसके अलावा टीचर्स के लिए भी इन्होंने एक फोरम किया है, वो है नेशनल नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी फोरम। वो क्या करेगा, जो मैंने अभी एक समस्या बताई कि जो पुराने टीचर्स हैं वो उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको इन सर्विस जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए ये फोरम की स्थापना हुई है। प्लस नए जो टीचर्स हैं उनमें भी अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आती जाएंगी उनको अपडेट करने के लिए इस फोरम के थ्रू उनको अपडेट किया जाएगा टीचर्स को। इसके साथ ही एक परख और एक निर्धारित मानक निकाय है, वो भी उसका भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे ये पूरा जो हमारा पॉलिसी वर्कआउट करेगी, जो हमारे आकलन चलेंगे, जो हमारे बच्चों
का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जितनी भी सारी चीज़ें हम चेंजेस ला रहे हैं, उन सबको ओवरऑल चेक करने के लिए कि हम अपने उस एम में कितने सक्सेसफुल हुए हैं, उसके लिए परख नाम से भी एक जो निकाय है उसका निर्माण करेंगे, जिससे इसमें बराबर सुधार की गुंजाइश जो है वो होती रहे। तो ये जो शिक्षा नीति हमारी 2020 एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में लेकर आने वाली है, हमारे बच्चों के जीवन में लेकर आने वाली है। तो हम सभी को उसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ।